और बजट पर चर्चा लगातार जारी है, प्रतिक्रिया भी आ रही है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौवां बजट पेश किया है। कोई बजट को लेकर के आम जनता, मिडिल क्लास का बजट बता रहा है तो कोई इससे नाखुश भी दिखाई दे रहा है। अलग अलग सेक्टर्स की क्या राय है, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, फर्स्ट इंडिया आपको लगातार बता रहा है। अब सहयोगी हिमाद्री शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका रुख कर रहे थे। हिमाद्री, ओवर टू यू। बिल्कुल शिखा, बजट को लेकर तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने बजट को लेकर एक बात कही कि भविष्य को देखते हुए ये बजट बनाया गया, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के रिएक्शंस भी हमने सुने और साथ ही साथ हमने जो फील्ड एक्सपर्ट्स हैं उनके रिएक्शंस भी सुने। तो एक मिला जुला बजट इसे कहा जा रहा है और साथ ही साथ एक शानदार बजट मेडिकल सेक्टर के लिए माने तो इसे बताया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी जो लगातार फील्ड में मौजूद रहते हैं, हर एक बारीकी जो है अपनी बीट की वो जानते हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह का ये बजट रहा। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी हैं, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं, विमल जी हैं, हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर दिनेश डांगी जी हैं, हमारे साथ दिव्यानी हैं। तो इन सबसे हम जानेंगे कि ऑल ओवर बजट जो है वो कैसा रहा, आम जन को कितनी राहत मिली और ख़ास तौर पर रोटी, कपड़ा और मकान जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको लेकर ये बजट कैसा है और भविष्य का रोड मैप किस तरह से इस बजट को लेकर तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले रिएक्शन विमल जी आपसे लेना चाहूँगी कि ये जो बजट है, ऑल ओवर जो बजट आया है, उस बजट को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं एक आम आदमी के अकॉर्डिंग? देखिए हिमाद्री जी, इस बजट की बात करें तो इसे एक बैलेंस बजट माना जा सकता है। इस बजट से कॉमन पब्लिक को इमीडिएटली कुछ नहीं मिला, लेकिन इसलिए कॉमन पब्लिक की निगाह में ये एक ठंडा बजट कहा जा सकता है। लेकिन जनरल पब्लिक को इस तरह से समझना चाहिए कि ये एक दीर्घ अवधि का बजट है। इस बजट के माध्यम से सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो 2047 के अंदर विकसित भारत की ओर भारत को बढ़ाना है, उस दिशा में उठाए गए कदम हैं। और यदि इस बजट को ऐसे देखा जाए कि आपकी जेब में कुछ पैसा आया है, आपको तत्काल कोई राहत मिली है, तो मेरे ख्याल से इस बजट में ऐसी घोषणाएं नहीं हुई है। लेकिन सरकार ने जो घोषणाएं की है, चाहे इनकम टैक्स की बात करें, चाहे नए इनकम टैक्स कानून की बात करें, इन सबको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो भ्रम की स्थिति है उसको उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सरकार ने कोशिश की है। एक बड़ी बात ये भी है कि इस बजट के अंदर जो सरकार ने कस्टम्स कानून को लेकर के जो प्रावधान किए गए हैं, उन कानून के जो प्रावधान हैं उनको भी दीर्घकालिक दृष्टि से देखा जा सकता है। बिकॉज अभी जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 51% के आसपास भारत के ऊपर टैरिफ थोपा था। इसके जवाब में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसको असर आने में 2 साल का समय लगेगा। लेकिन ये एक एडजस्टमेंट है और बड़ा एडजस्टमेंट है। और इसके अलावा जहाँ तक शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म में बेशक बहुत ज़्यादा फ़ायदे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जॉब क्रिएशंस की बात करें, हेल्थ की बात करें और स्टेबिलिटी की बात करें, तो इन सब में फ़ायदा नज़र आ रहा है। अब ये फ़ायदे कितने हैं, कब तक आएंगे और इसका असर क्या रहेगा, इसका विश्लेषण करने में निश्चित रूप से समय लगेगा। बिल्कुल विमल जी, तो विश्लेषण में समय लगेगा क्योंकि बजट अभी आया है और आगे जाकर जो है इसके परिणाम भी पता चलेंगे। अभिषेक जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ये बजट किस तरह से है, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार आप फील्ड में मौजूद रहते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बजट को किस तरह का माना जाए? देखिए, इस बजट में जो देश के जो टियर 2 और टियर 3 जो शहर हैं उनके विकास को प्राथमिकता दी गई है और उन्हीं के विकास के लिहाज से 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित किए गए हैं, जिनकी टियर 2 और टियर 3 शहरों से कनेक्टिविटी होगी। ये विशेषज्ञ बताते हैं कि जो जानकार हैं इसके फील्ड के, वो मानते हैं कि ये जो घोषणा की गई है इसलिए की गई है क्योंकि जो टियर 2 और टियर 3 के जो युवा हैं, जो लोग हैं जो कि बड़े शहरों में रोजगार के लिए जाते हैं, वहां बसते हैं, तो उनको एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी दी जाएगी तो डेली अप डाउन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये जो घोषणा है ये उस लिहाज से की गई होगी ताकि जो बड़े शहर है वहां पर जो आबादी तेजी से बढ़ रही है, जो बसावट बढ़ रही है, वो घनत्व जनसंख्या का न बढ़े और वो डेली अप डाउन करके वहां तक पहुंच सके। इसके अलावा जो 5 लाख से अधिक आबादी के जो शहर हैं उनके लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की घोषणा की है। और छोटे निकाय जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, उनके पास पैसा नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम के लिए, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क फंड की घोषणा की गई है, जिसमें इसके नियम शर्तें क्या होंगे ये आने वाले टाइम पे पता चलेगी, लेकिन वो एक गारंटी देंगे जो भी वित्तीय संस्था उस छोटे निकाय को किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन देगी तो उसकी एक गारंटी होगी। तो इस तरह से आप देखें, और शहरी परिवहन में भी सुधार के लिए इन्होंने कई तरह की घोषणाएं की है। जो सीवरेज की अगर हम बात करें उसके लिए भी बात है, और जो 500 से ज़्यादा शहर है उनमें जो स्मार्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए बात की है। बिल्कुल, तो बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ खास बात है। और बात जब महिलाओं की हम करेंगे तो इस बार ये बजट कैसा रहा? देवयानी, आप सुबह से फील्ड में मौजूद है, लगातार बजट की बारीकियों पर बातचीत कर रही है, और ऐसे में महिलाओं से भी आपकी बातचीत हुई। महिलाओं का रिएक्शन क्या रहा इस बजट को लेकर, और साथ ही साथ आपका क्या ओपिनियन है इस बजट को लेकर? जी देखिए, महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा जो उनकी चीज़ एक महिला डिमांड करती है वो है आत्मनिर्भरता। और इस बजट में हम देख सकते हैं कि जो दो चीज़ें जो महिलाओं को दी गई है, एक तो जो लखपति दीदी को आगे बढ़ाकर शी मार्ट में जो अब होगा तो उससे महिलाएं काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगी, एंटरप्रेन्योरशिप वुमेंस में बढ़ेगी, जिससे एक उन्हें फ़ायदा मिलेगा, एक महिला सशक्तिकरण की नई चीज़ होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो एजुकेशन से रिलेटेड है कि महिलाएं जो बच्चियां पढ़ नहीं पाती उनके लिए अब हर ज़िले में हॉस्टल्स खोले जाएंगे जिससे पढ़ाई उनकी ना छूटे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि महिलाओं के अगर दृष्टि से हम देखें तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। आम बजट में हम देख रहे हैं कि एक तो जहाँ पर शी मार्ट खोला जाएगा, जहाँ पर महिलाएं अपने जो सामान है, चाहे गिफ्ट्स हो या फिर हस्तशिल्प हो, अपनी तरफ से जो चीज़ें वो बनाती हैं उनको वो ईजीली सेल कर पाएंगी, जिससे जो बिचौलिए हैं उनसे बचा जा सकेगा। तो उससे हम कह सकते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर होगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो ये हमारे देश के लिए एक अच्छी बात होगी। जी मैम, बिल्कुल, तो महिलाओं के लिए एक अच्छा बजट इसे माना जा रहा है, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण को देखकर बनाया गया है, महिलाओं के विकास के लिए बजट बनाया गया। लेकिन जब भी बजट आता है तो प्रतिक्रियाएं आमतौर पर आती हैं, पक्ष की प्रतिक्रियाएं आती हैं, विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आती है, और इसी वजह विपक्ष भी लगातार इस बजट को लेकर प्रतिक्रिया दे रहा है। और ऐसे में रांगी जी, लंबे समय से आप विपक्ष को भी देख रहे हैं, आपने कई बजट भी देखे, ये वाला बजट जो है इसमें क्या कुछ खास रहा, और कौन कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जिन्हें विपक्ष जो है वो उठा सकता है? जी देखिए, सबसे खास बात तो ये रही कि आज़ाद भारत के बाद पहली बार छुट्टी के दिन यानी संडे के दिन ये बजट पेश किया गया है, और निर्मला सीतारमन ने 9वीं बार ये बजट पेश किया है। और मेरे साथी विमल जी बता रहे थे कि ये जो बजट है लॉन्ग टर्म के लिए इसमें उपाय किए गए हैं, तात्कालिक इसमें क्यों नहीं दी। अमूमन मोदी के युग में कह सकते हैं, मोदी के शासन में बजट अब पॉलिटिकली नहीं रहा। पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं होता था तो आम आदमी का उसमें ये रुचि रहती थी क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, लेकिन अब ये सस्ता महंगा जीएसटी काउंसिल है वो तय करती है। अब बजट में अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी कम करते हैं, जैसे कैंसर की हम बात करें 17 दवाइयों पर जो ड्यूटी हटाई गई है, तो जाहिर सी बात है गंभीर बीमारी है उन लोगों को राहत मिली है। और जब भी फरवरी आता है तो ये कोई भी सरकारी हो, एक बात तय है, हम सदियों से देखते देखते बड़े हुए हैं, जो सत्ता में होते हैं वो कहते हैं कि समावेशी बजट है, हर वर्ग को हमने राहत दी है। तो विपक्ष का वही रटा रटाया जाब है कि ये सिर्फ महज घोषणाओं का पिटारा है, ये घोषणाएं धरातल पर कभी नहीं उतर सकती। तो राहुल गांधी और अन्य नेताओं के रिएक्शन आए। राहुल गांधी का कहना है महंगाई कम करने के लिए इसमें कुछ नहीं किया गया है, आम आदमी को, मिडिल क्लास को, सर्विस सेक्टर के जो लोग हैं उनको कुछ नहीं दिया, अन्नदाता का इस बजट में नाम नहीं है। तो वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि बजट भाषण में एक बार भी राजस्थान राज्य का नाम नहीं लिया, जो बताता है कि हमारे राज्य राजस्थान के साथ सौतेलापन का जो बर्ताव है वो यहाँ पर किया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट को निराशाजनक किया, लेकिन खैर ये पॉलिटिकली है और विपक्ष यही आरोप लगाएगा। लेकिन अभी जब चुनाव ही नहीं, आपने एक बार देखा इस साल 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन इसमें केरल, असम, बंगाल इनके लिए कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की गई। तो सेंटिमेंट से जो मोदी सरकार है उनकी जो सियासत की स्टाइल है वैसे ही बजट पेश वो अलग रहा है। हिंदुस्तान आगे कैसे बढ़े, जो विकास की रफ्तार है वो कैसे बढ़े और आम आदमी को भी कैसे राहत मिले, तो इसके बीच संतुलन उनको साधना अच्छी तरीके से आता है। और जैसा कि मैंने बताया, महंगा और सस्ता जो बजट में अब रिवाज बंद हो चुका है। तो आज जिस तरह संडे था तो लोग जैसे समझ रहे हैं कि बजट ज़रूर थोड़ा सा ठंडा होगा, लेकिन इसमें जो एक्सपर्ट कहते हैं, जो उपाय, जो घोषणाएं की गई है, उसका आने वाले दिनों में जब जीडीपी बढ़ेगी, जो राजकोषीय घाटा है, जो कई चीज़ें हैं, वो उसका क्या रहता है स्ट्रक्चर। जी बिल्कुल,
जैसा कि मिलीजुली प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है बजट को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो बजट है ये भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, विकसित भारत के लिए ये बजट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी हो सकता है कि कुछ तरह की प्रॉब्लम्स दिखे, कुछ लूपहोल्स भी नजर आए, लेकिन भविष्य को देखते हुए ये एक बेहतरीन बजट कहा जा रहा है। ओवर टू यू शिखा। और बिल्कुल ये बात भी कह सकते हैं कि बजट एक लेकिन नजरिए अनेक, क्योंकि बजट तो सबका है और सब इसे देख रहे हैं कि आखिरकार हमारी झोली में क्या है, इस सेक्टर के लिए क्या है, जो ऐलान सरकार ने किए थे, जो वादे पहले किए गए थे, क्या उसके मुताबिक है। आपने सभी सहयोगी से बातचीत की जो लगातार फील्ड में रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और बारीकी से नजर बनाकर रखते हैं, उन्हें कैसा लगा, आमजन की राय जान